बहुत अच्छा काम कर रहा है, हिंदी में लिख रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा और हिंदी का जिस तरीके से संतुलित हाँ, वो ज्यादा मधुर लगता है। मैंने वही कहा कि बिल्कुल स्वाभाविक रूप में जब अभी तक जितने लोगों को मैंने पाया वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। देखो नाम उसका बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा है। एक इस किस्म से पीयूष कुमार भी लिखता है, यहाँ उधर था अंबिकापुर साइड में, हिंदी का प्रोफेसर है, अभी यहीं बागबाहरा या कहीं आ गया है। वो भी खूब आंचलिक भाषा का खूब प्रयोग करता है हिंदी में, छत्तीसगढ़ी का, और बड़ा मधुर लगता है उसका लिखना। तो अपनी बातचीत वहां आगे रुकी थी कि कोई भी भाषा अकेली नहीं चलती है। भाषा और बोली का एक दूसरे के साथ आना जाना चलता रहता है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। वो जो भी शुद्धता की बात करता है, शास्त्र तक तो ठीक है, व्यवहार में मैं सबसे एक बात पूछता हूं कि आप बाजार चले जाइए, आपके आसपास जो लोग हैं उनसे बातचीत कीजिए, रिक्शा वाला है, मजदूर है, कुली, उनसे बात कीजिए। आप छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे, बराबर वो हिंदी में जवाब देगा, क्योंकि वो बताना चाहता है कि वो विकास कर रहा है और आप ये दबाव बनाते हैं कि तुम पीछे चलो। भाषा की दृष्टि से और अपने समय के साथ चलने के लिए वो आगे चल रहा है और वो बताने की कोशिश करता है कि जब आप उससे छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं तो हिंदी में जवाब देके बताता है कि नहीं नहीं, मैं भी जानता हूं। लेकिन जब घर में बात करता है तो छत्तीसगढ़ी में करता होगा। और कुछ लोग आज अचानक छत्तीसगढ़ी राजभाषा बनने के बाद, जो कल तक अपने घर में केवल हिंदी बोलते थे, समाज में केवल हिंदी बोलते थे, आज छत्तीसगढ़ी बोल रहे हैं और बड़ी खराब छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। अब वो राहुल कुमार सिंह जैसे कुछ अलग परिवार के लोग हैं जो बड़ी मीठी छत्तीसगढ़ी बोलते हैं और घर परिवार और बाहर भी बात करते हैं, ऐसे गिने चुने लोग हैं, लेकिन बनावटी छत्तीसगढ़ी आ रही है। मतलब आप दोनों का नुकसान कर रहे हैं। एक तरफ हिंदी को आप विकृत कर रहे हैं और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ी को भी विकृत करते हैं। और तीसरी बात जो तुमने गोड़ियों की बात की, सुरेश भाई, एक बड़ी जबरदस्त बात ध्यान में देने की है कि ये जो राजभाषा आयोग है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग है या छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात। और वो छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग नहीं है, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग है। जिस समय इस आयोग का गठन हुआ, हमारे जाने माने चुने हुए प्रतिनिधि हमसे ज्यादा भाषा और लोगों के प्रति संवेदनशील थे। वो जान रहे थे कि इस छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ी के अलावा गोंडी भी है, हल्बी भी है, भतरी भी है, सरगुजिया भी है, कुणुक भी है, सारी भाषाएं और उन भाषाओं को बोलने वाला एक बहुत बड़ा जनसमूह है। और तब उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि जो राजभाषा आयोग होगा, छत्तीसगढ़ी अकेला नहीं, छत्तीसगढ़ी नहीं होगा, छत्तीसगढ़ होगा। और छत्तीसगढ़ में जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भी भाषाओं के संस्कार है, जितनी भी संस्कृति है, वो सारी की सारी छत्तीसगढ़ की है। इसलिए इस छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग में उन सारी भाषाओं पर काम होगा, उनको सम्मान मिलेगा। ये कैसे हुआ कि आपने अपनी सुविधा के अनुसार उसको छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग कहा और अभी तक जितने भी आयोग में अध्यक्ष बिठाए गए, इन किसी भी लोक भाषाओं को जानने वाला व्यक्ति नहीं था, मत रहे। लेकिन भाषाओं की अंतर्निर्भरता, एक दूसरे के साथ आश्रितता, और उन पर भी जो छत्तीसगढ़ की अपनी भाषाएं हैं उन पर भी एक सम्मानपूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं। स्वाभाविक है कि बाकी उन भाषाओं के लोगों के मन में कुछ बात तो आती है, और ये अनायास मैं नहीं कह रहा हूं और आ रही नहीं आ रही ऐसा भी नहीं है, अभी दबी है। लेकिन अगर मैं याद दिलाऊंगा,
पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने आते ही साथ एक बात कही कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। जोगी जी के साथ मेरी बातचीत होती थी। मैंने उनसे कहा कि जोगी जी, भाषा का राजनीतिक खेल आप मत खेलिए। हम लोग भाषा के लोग हैं। भाषा की बात और उस पर विचार विमर्श हम लोगों के साथ होने दीजिए। ये जो नारा है नुकसान पहुंचाएगा। अगर सबसे सबले बढ़िया हो गए तो ओखर बात कुछ नहीं बाकी। सबले बढ़िया हो गए तो ओखर बात बाकी का है। और वही हुआ है। और दूसरी तरफ आपने जो हमारी दूसरी भाषा है, अकेली गोंडी जैसे अपन ने बात की कि सारी भाषाएं, उनके प्रति आपका व्यवहार क्या है, आपकी दृष्टि में उनका सम्मान क्या है। नतीजा क्या हुआ कि 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बनता है और एक महीने के भीतर ही बस्तर से प्रकाशित होने वाला एक साप्ताहिक, शायद केवल अच्छे से जानते होंगे, दंडकारण्य समाचार, उसका फ्रंट पेज का बैनर न्यूज था। हालांकि नक्सलियों की तरफ से कहा गया था कि यदि हमारे ऊपर छत्तीसगढ़ी भाषा जबरन लादने की कोशिश की गई तो हम पृथक बस्तर राज्य की मांग करेंगे। राजनीति और भाषा की राजनीति करने वालों ने बड़ी आराम से इस बात को हवा में उड़ा दिया और आज उसकी तरफ ध्यान देना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण सामने लेकर अब बात करता हूं। हमारे साथ का बिल्कुल बांग्लादेश, जो अभी बड़ी अराजकता की स्थिति में है, लेकिन बांग्लादेश का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ था। और बिल्कुल यही बात हुई थी कि जिस समय पाकिस्तान की तरफ से दबाव आया बांग्लादेश के ऊपर कि आप भी अपनी भाषा उर्दू लिखिए, जबकि बांग्लादेश अलग पूर्वी पाकिस्तान हो जाने के बाद भी उनकी अपनी भाषा, अपनी लोक भाषा, अपने समाज की भाषा, अपने संस्कार की भाषा, साहित्य की भाषा बांग्ला थी उनकी। और रिवोल्ट किया उन लोगों ने। नतीजा क्या हुआ? एक बड़ा विलक्षण उदाहरण पूरी दुनिया में कि भाषा की संवेदनशीलता को लेकर जो विद्रोह हुआ, उससे एक देश बनता है। हम चीजों को इतिहास क्रम में और इतिहास के संदर्भ में देखना सीख नहीं पाए हैं और आज भी हमारे पास समय है। भाषा और भाषा के बीच में अगर ये भेद रहा तो भेद कब वैमनस्यता में बदल जाएगा, कब अराजकता में, अशांति में बदल जाएगा, आप जानते नहीं हैं। चीजें जमीन के भीतर होती हैं। कम से कम साहित्य के साथ जुड़े हुए लोगों में इतनी संवेदनशीलता और तीक्ष्णता होनी चाहिए, जो कि हमारे यहाँ नहीं हुई। बहुत अच्छा लग रहा होगा कुछ लोगों को, लेकिन बाकी जिन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है उसकी जानकारी भी रखनी चाहिए हमको। एक अच्छी बात कही, सरकारी तौर पर हमारे यहाँ क्या हो रहा है, असंतोष पैदा करने वाला है, असम्मानजनक है, वो अशोभनीय है। जरा सोचें कि छत्तीसगढ़ से पद्मश्री पाने वाले लोग, उनमें से कितने लोग उसके लायक थे। फिर मैं वही मार खाने वाली बात कर रहा हूं, मुझे तो पीटा जाएगा इसलिए। नहीं, यही जिनको मिल मैं चुका जब है वो बोला सब तो के सब मेरे मन मिलकर में भी पीटेंगे यही मुझे। सब बात है। लेकिन कितने लोग उसके लायक थे? आप संतुष्ट हो सकते हैं छत्तीसगढ़ के भीतर, लेकिन पद्मश्री तो पूरे देश भर के लोगों को दिया जाता है। जब उनके साथ कतार में आपका पद्मश्री सम्मानित व्यक्ति बैठेगा तो क्या वहां सम्मानित होगा वो? छत्तीसगढ़ का कैसा प्रतिनिधित्व करेगा वो? आप उसके प्रति बिल्कुल लापरवाह है। इतना बड़ा संस्कृति विभाग आपने बना रखा है और अब हमको 24 साल हो गए। इस संस्कृति विभाग के पास एक भी पत्रिका नहीं है, ना हिंदी में है ना छत्तीसगढ़ी में है। तो विभाग कर क्या रहा है? एक बड़ी मुश्किल से एक साहित्य का बड़ा समारोह हुआ था, वो भी जब बहुत सारे देश राज्यों में अलग अलग उत्सव होने लगे तो दबाव आया कि हमको कुछ करना चाहिए। उसकी क्या दुर्दशा हुई सब जान रहे हैं।
और उसके बाद सरकारों की हिम्मत नहीं पड़ी कि दूसरा उत्सव कर सके। कितनी होशियारी से और कितनी बदनीयती के साथ उस साहित्य उत्सव में से साहित्यकारों को आपने बाहर कर दिया था। आप बिल्कुल गैर जिम्मेदारी से काम कर रहे थे कि दूसरे लोग आपको देख रहे हैं कि आपके यहाँ साहित्य के साथ क्या छीछा लेदर की जा रही है। और ये वैचारिक मंच कहीं भी हो, 5 स्टार ने 7 स्टार आप कर दीजिए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप चौपाल में कीजिए, क्योंकि बाकी के राज्य भी अपने यहाँ के साहित्यकारों को सम्मान देने के नाम पर सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं और उनको भी 5 स्टार का अनुभव कराना चाहते हैं, एक्सपोजर देना चाहते हैं। लेकिन वहां किस दर्जे की बातचीत होती है, आपके यहाँ उस दर्जे की अगर बातचीत होती है तब तो आप सुपात्र है 5 स्टार फैसिलिटीज के। लेकिन आप बात कर क्या रहे हैं, वो तो आपको किसी चौपाल के लायक भी नहीं छोड़ती है। और हर कोई चुप है। मैं और तुम इसलिए नहीं बोलना चाहेंगे कि सरकार नाराज हो जाएगी, और वो इसलिए नहीं बोलना चाहेंगे कि उनको पीछे से मिलता जा रहा है। ये मेरे आंखों देखी घटना है। पिछले अध्यक्ष जी, नाम लेने का कोई मतलब नहीं है। एक तो बड़े मजे की चीज है कि अभी तक जितने भी अध्यक्ष हमारे यहाँ संस्कृति विभाग में लाए गए, उनका साहित्य और संस्कृति से कोई लेना देना नहीं था। या तो जंगल से आ रहे थे या किसी और विभाग से आ रहे थे, इसलिए वो अपनी विभागी मनोवृत्ति के साथ आ रहे थे। नतीजा क्या हो रहा था कि मेरे देखते देखते रायपुर के एक संगठन के कुछ लोग आए सामने, अध्यक्ष जी से मिलने। मैं भी बैठा हुआ था वहां, और वो कुछ लोग आए, वो अपने साथ एक कागज लेकर आए थे जो मंत्री जी के अनुशंसा का था कि इनको इतना अनुदान दे दिया जाए। उन्होंने सीधा टेबल पर रखा, तो इसमें आप दस्तखत कर दीजिए। अब वो थोड़ा सा असुविधाजनक हुआ कि एक बाहरी व्यक्ति, मैं बैठा हुआ, तो उन्होंने कहा फाइल आ जाएगी, वो मैं देख लूंगा, उसके बाद कर दूंगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये फाइल भी हमने मंगवा लिया है। उनके साथ का एक व्यक्ति ऑफिस की फाइल लेकर टेबल पर रख रहा है हमारे सामने। जो फाइल ऑफिस के व्यक्ति से के साथ आनी चाहिए, वो वो व्यक्ति लेकर आ रहा है जिसको अनुदान चाहिए। ये हमारे यहाँ के संस्कृति विभाग की दशा है। आज अगर आप उनके पास कोई प्रस्ताव लेकर जाएंगे तो पहली कोशिश ये रहती है कि उस विभाग के लोग, अगर उस विभाग उस प्रस्ताव में दम है तो खुद हड़प लें उसको, जो करने लायक उसको नहीं करने देंगे। किससे कहे आदमी? मुझे तो आज पता नहीं कि हमारे यहाँ का संस्कृति मंत्रालय किस मंत्री के पास है। तो खैर, मेरी तरह के लोगों ने, मैं अकेला नहीं हूं, मेरी तरह के और भी लोग हैं जिन्होंने उधर जाना बंद कर दिया है। और मैंने तो कह दिया है कि मैं इस विभाग में जाऊंगा ही नहीं। जाने का मतलब है आप अपने आप को अपमानित कर रहे हैं। साहित्यकार को अपमानित करके कौन सा संस्कृति मंत्रालय आप चला रहे हैं? कलाकार कौन से पैदा किए जा रहे हैं? जो आपके यहां थे उनको आपने पहले दरकिनार किया। ये तो भिलाई स्टील प्लांट का और अशोक वाजपेयी नाम के एक बड़े आईएएस अधिकारी का हमको शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारे यहाँ की तीजन बाई को तीजन बाई बनाया गया। नहीं तो उनकी भी दशा बिल्कुल हमारे यहाँ के जो एससीसीएल में काम करते थे, नासिका छत्तीसगढ़ी स्वर बड़ा अच्छा उनके पास था। अरे भाई, भरथरी की इकाई का जो सूरज भाई, वो बेनामी में चली गई। जबकि मैं आज भी कहता हूं कि छत्तीसगढ़ी कंठ उनके पास था, और जिस समय भरथरी गाती थी वो बांध लेती थी। छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट के अलावा बहुत सारे पब्लिक अंडरटेकिंग्स आए,
किसी ने साहित्य और संस्कृति के प्रति कोई दायित्व नहीं निभाया, उदाहरण सामने नहीं रखा कि भिलाई स्टील प्लांट ने क्या कर दिया है। और नतीजा क्या हुआ कि आज दुर्ग और आसपास ये चला गया तुम्हारे ना, जो साहित्य की और संस्कृति के प्रति चेतना है, सक्रियता है, वो रायपुर में भी नहीं। अगर हमारी सरकारें सजग होती तो एक अकेला भिलाई स्टील प्लांट स्थान दे रहा है, तो ये तो काम संस्कृति विभाग का था, नहीं हुआ। उसकी वजह से क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ मत गया साहित्य और संस्कृति के संदर्भ में। एक जो भिलाई स्टील प्लांट से पोषित था वो अधिक से अधिक रायपुर तक आया, और एक दूसरा महानदी के नीचे की तरफ, जिसको हम पुराने बिलासपुर संभाग की तरह देखते हैं, वो कुपोषित रह गया। थोड़ा बहुत एससीसीएल ने किया, एससीसीएल ने कुछ नहीं किया। अच्छा। कुछ नहीं किया, और किया उन लोगों के लिए जो साहित्य को नुकसान पहुंचा रहे थे। और ये अकेले बिलासपुर संभाग की बात नहीं है, अब तो खैर बहुत सारे जिलों में फैल गया। ये भी कोई अच्छे लक्षण नहीं है कि एक नए राज्य का बिल्कुल सीधी खड़ी लाइन खींच के विभाजन हो गया। वो लाइन महानदी की है, महानदी के इस तरफ दिख रहा है कि पोषित है, और महानदी के उस तरफ दिख रहा है कि कुपोषित है। और अगर याद हो तो पृथक छत्तीसगढ़ की मांग का आधार ये था कि हमारा सांस्कृतिक विकास नहीं हो पा रहा है, इसको भूल गए लोग। और राज्य बनने के बाद सारी की सारी अंधी दौड़ उस पर थी कि हम केंद्र से कितना बजट लेकर आ रहे हैं, और बजट का क्या होता है अब सब जानते हैं। हम तो साहित्य, संस्कृति और कला के लोग हैं, हम उसकी बात करेंगे। तुम अच्छे से जानते होगे, तुमने तो पूरा छत्तीसगढ़ देखा है। रहस्य भी हमारे यहाँ की एक बड़ी परंपरा है, और मैं तो ये मानता हूं कि रहस्य में छत्तीसगढ़ की लोक कथाओं, लोक कलाओं की आत्मा है। वो लगभग सारी की सारी लोक कलाएं रहस्य में शामिल हो जाती हैं। और एक बहुत बड़ा कला गुरु था, बहुत अच्छे से जानते हो, गोदिल प्रसाद अनुरागी, जो कि विधायक रहे, सांसद रहे, लेकिन वो रहस्य के कला गुरु पहले रहे। आज छत्तीसगढ़ में कोई नहीं जानता है उनको, उनके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, कोई अध्ययन नहीं हो रहा। इतना बड़ा खैरागढ़ का विश्वविद्यालय है कला और संगीत के नाम पर, वहां गोदिल प्रसाद अनुरागी के रहस्य पर कोई काम नहीं हो रहा है। मैं बार बार कहता रहा कि ये आदमी कब तक हमारे साथ है, इसका कोई भरोसा नहीं। और आखिर में हुआ यही को चले गए, कहीं कोई काम नहीं। अब मेरा ख्याल है रहस्य की मंडलियां भी खत्म हो गई, मंडलियां खत्म हो गई, और आपके यहाँ कागज में सारे के सारे अनुदान प्राप्त हो रही है, कोई देखने वाला नहीं। तुमने एक अच्छी बात कही कि छोटी छोटी किताबें लिख दी। अरे भाई, वो जो पुराने जमाने में सिनेमा के गानों की किताब आती थी 16 पेज की, ये फोल्ड की हुई 24 पेज की, हमारे यहाँ ऐसी किताबें लिखी गई और उनको ग्रंथ कहा गया। कर क्या रहे हैं प्रभु आप? इतनी क्षुद्र महत्वाकांक्षाओं के साथ क्षुद्र शब्द थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन है कि क्षुद्र महत्वाकांक्षाएं, आप में क्षमता नहीं है, लेकिन आप देखना चाहते हैं आसमान की तरफ, और आप अपने आसमान की तरफ देख नहीं पाते हैं, इसलिए आप आसमान नीचे लेकर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के साथ दुर्भाग्य दर दुर्भाग्य हो रहा है, इसलिए तकलीफ होती है। और लेकिन चुप इसलिए रहना पड़ता है कि कोई सुनने वाला नहीं है। ये तो हमारी अपने आपस की बात है, इसलिए हम कर पा रहे हैं। और आपस में बात करके कितना कर पाएंगे, कोई बहुत आशावादी संकेत नहीं है। लेकिन अब चूंकि मेरा अपना गढ़न ही आशावादी है, तो मैं करूं क्या? जो मेरे अपने सामर्थ्य के भीतर है वो तो मैं करता हूं, कि बात भी करता हूं, मंचों पर भी पहुंचाने की कोशिश करता हूं, जहां प्रतिभाएं दिखती हैं उनको जोड़ने की भी कोशिश करता हूं। और एक तो आज मेरे एक मित्र ने बड़े मजे से कहा कि मुझे तो छत्तीसगढ़ के
संस्कृति के संदर्भ में बड़ा शिकारी मानना चाहिए, मैं क्या करूं। बातें तो निकलेंगी तो फिर इतनी दूर तक चली जाती हैं कि पूछिए मत। अब दूसरी गलती हमारे से एक और हुई कि लिखा तो हमारे पूर्वजों ने बड़ा है, मुकुटधर पांडे हैं, लोचन प्रसाद पांडे हैं, और भी कई नाम हैं। पता नहीं क्या बात है कि उनके लिखे पर आप बैठ गए हैं, आप खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि इसकी कीमत तो है, लेकिन उसके साथ करेंगे क्या ये आप नहीं जान रहे हैं। श्रीकांत वर्मा ने 12 कोशिश की थी रायगढ़ जाकर पांडे जी के परिवार के साथ कि उनका ग्रंथ दें, उसके डॉक्यूमेंटेशन का, उसके प्रिजर्वेशन का, उसके पब्लिकेशन का इंतजाम किया जाएगा। नहीं दिया, और दिया तो किन हाथों में दिया और कैसे हुआ उसके साथ ये हम सब जानते हैं। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के साथ ये अगर सारे के सारे रिश्तेदारों के लिए काम करेंगे तो फिर एक बड़ा टका सा जवाब आता है कि ठीक है आप लिखिए और आप ही पढ़िए, आपके खानदान के लोग पढ़ें। आपने बांध दिया अपने आप को। एक तरफ राजनीति में आप वंशवाद का की आलोचना करते हैं और दूसरी तरफ साहित्य और संस्कृति में वंशवाद को आप स्थापित करने की कोशिश करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कीजिए अगर उनमें क्षमता है तो, अगर उनमें साहित्य है तो। किसी बड़े साहित्यकार का वंशज होना आपको साहित्यकार नहीं बनाता है। ये दुर्घटनाएं हमारे यहाँ के जितने भी बड़े साहित्यकार हुए हमारे पूर्वज, उन सब के साथ हुई, और या कि फिर ये हुआ है कि वो निर्वंश चले गए। तो जो हमारे यहाँ का अच्छा साहित्य था, अच्छा साहित्यकार था, उसकी पुनर्प्रस्तुति खराब हुई है, या हुई नहीं, या हुई तो खराब हुई, और इस पर बात करने की जरूरत है। और हर बार बातचीत के लिए एक अच्छा मंच होना चाहिए, और वो अलग से बन के नहीं आता है, हमारी बातचीत ही मंच होती है। जब तक हम एक जैसा सोचने वाले, समझने वाले और देखने वाले मिलकर योजनाबद्ध तरीके से बात नहीं करेंगे, सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे, संगठनों तक नहीं पहुंचाएंगे, और अपने आपस में समझ विकसित नहीं करेंगे, ये हमारा तुम्हारा असंतोष होकर रह जाएगा, आगे बात बढ़ेगी नहीं। अब देखिए कितनी बड़ी बात हुई है, कल के अखबारों में शायद रहा है कि मनेंद्रगढ़ जैसे छोटी सी जगह में एक बहुत बड़ी खोज हुई कि वहां पर पुराने जीवाश्म मिले, जो कि समुद्री जीवाश्म है। इसकी खोज वहां के स्थानीय लोगों ने की, साहित्य से जुड़े लोग थे वो, बड़ी सीमित दृष्टि, सीमित दुनिया थी, लेकिन उनको ये लग रहा था कि कुछ बड़ा है उनके पास। लगातार वो लगे रहे, कम से कम 12-15 सालों तक उनकी इस खोज का गवाही मैं दे सकता हूं। और जब विशेषज्ञों को उन्होंने बुलाया, उन्होंने अपनी तरफ से मेहनत करके बुलाया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों को बुलाया, फॉरेस्ट के लोगों को बुलाया, और आज ये हुआ कि उसको स्थापना मिली, मान्यता मिली कि मरीन पार्क, जीवाश्म पार्क की तरह, समुद्री जीवाश्म पार्क की तरह मान लिया गया है, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। कितनी विचित्र बात है, जो स्थानीय लोगों ने उसकी खोज की उनका नाम कहीं नहीं दे रहे हैं सरकारी। ये जो ब्यूरोक्रेसी का खेल है, और वो बेचारे इतने सीधे लोग हैं, वो जान ही नहीं रहे कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया और तश्तरी में सजा कर दे दिया है। वो केवल इस बात से खुश हैं कि मनेंद्रगढ़ में है वो। ये भी हमको मारता है। अपने यहाँ साहित्य अगर आप रच रहे हैं तो यह आपका दायित्व है कि अपने आसपास और अपने दूर दराज भी देखें। आप दिल्ली देख रहे हैं क्योंकि वहां प्रकाशक है, दिल्ली आप देख रहे हैं कि वहां से पैसा मिलता है। आप मनेंद्रगढ़ नहीं देख रहे हैं,
आप कवर्धा नहीं देख रहे हैं, आप सरायपाली नहीं देख रहे हैं, आप छुई खदान नहीं देख रहे हैं। आप सोचो जरा सा कि एक समय में छुई खदान की कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने क्या दिया इस देश को। छुई खदान की कोऑपरेटिव सोसाइटीज में बनी हुई सूती चादरें इंडियन रेलवेज में खरीदी जा रही थी, नेशनल परचेज हो रही थी। कहीं कोई उल्लेख नहीं, आप जान नहीं रहे क्या हुआ था आपके यहां। पान खत्म होते होते भी पान की संस्कृति बची हुई है। संजीव बख्शी है, उनकी एक कविता है कि खैरागढ़ में डबल बीड़ा पान और कट चाय। यह आपको रोमांचित नहीं करता है कि एक समय था डबल बीड़ा पान और कट चाय का, एक पूरा हमारा साहित्यिक समाज उस संवेदना से विकसित हो रहा था। और ये पान कौन सा है, कहाँ का था डबल पान? छुई खदान का था। छुई खदान के पान के बारात खत्म हो गए, आपने चिंता कहीं नहीं जताई। रतनपुर में बारात थे, खत्म हो गए, कहीं आपके हाथ चिंता नहीं है, कहीं आपके रचना साहित्य में नहीं आता है। आप पान खा रहे हैं कलकत्ता का, कहीं नहीं आ रहा है। तो ये उदासीनता तो मारेगी, और जब तक ये उदासीनता हमारे अपने भीतर नहीं टूटेगी, कुछ नहीं हो सकता। सरकारें आपकी उदासीनता नहीं तोड़ सकती है, आपकी उदासीनता का फायदा जरूर उठा लेंगे। सरकारी अफसर तंत्र जरूर उठाएगा, और वो हो रहा है। इसमें कि कैसे फायदा उठाया जाता है, छत्तीसगढ़ी खेलों का एक महाकुंभ जैसा होना चाहिए। ये इस पे एक कलात्मक और साहित्यिक अभिरुचि के व्यक्ति लगे थे, रायपुर के पास ही उनका गांव है। उन्होंने बड़ी मेहनत की, छत्तीसगढ़ में जिस किस्म के पारंपरिक खेल खेले जाते थे उन सब का संकलन किया, उसके नियम क्या होते थे, नियमावली बनाई, अपने खर्चे से एक पुस्तिका प्रकाशित की, और संचालनालय के चक्कर काटने लगे। तो खेल कूद विभाग ने कहा कि यह संस्कृति विभाग का मामला है, संस्कृति विभाग ने कहा कि यह खेल कूद का मामला है। अंत में शायद राजनीतिक हस्तक्षेप से यह तय हुआ कि छत्तीसगढ़ी खेलों का एक समारोह किया जाए। मगर उसमें सरकार से जो छपा वही था जो चंद्रशेखर चकोर ने छपवाई थी, मगर चंद्रशेखर चकोर का कहीं पर कोई नाम नहीं आया, न उसको बुलाया गया कि रेफरी बना देते कुछ नहीं हुआ। वहां विभाग और उनके चमचे शामिल रहे। अरे भाई, बड़ी मजे की बात है कि आप अपने स्कूल्स में जो पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी उसकी किताब छाप रहा है। पहले तो आपने कोशिश ये की कि उन किताबों से साहित्यकार को दूर रखा जाए। जो लोग एनसीईआरटी में आ गए थे, जो शिक्षा विभाग में नौकरी में थे, उन लोगों ने कहा कि इसमें हमारी रचनाएं ही जाएंगी। चलिए ठीक है, आपने कर लिया। धोखाधड़ी से कुछ साहित्यकार आ गए उसमें भी, तो एक विभाजन किया गया कि जो सरकारी नौकरी में रहते हुए लिख रहे हैं उनका नाम उल्लेख नहीं होगा, लेकिन जो बाहर के लोग लिख रहे हैं उनका नाम उल्लेख होगा। ठीक है, अब देखिए कि आप किताब छाप रहे हैं, कागज भी खरीद रहे हैं, छाप रहे हैं, तो छपाई का खर्चा भी दे रहे हैं, किताबों को स्कूल तक पहुंचा रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी कर रहे हैं। जहां जहां जरूरत है हर जगह आप उसका दाम दे रहे हैं। एक अकेला साहित्यकार वो व्यक्ति है जिसको ना एनसीईआरटी पैसा देना चाहती है, ना शिक्षा विभाग देना चाहता है। इनका कहना है कि हमने आपका नाम छाप दिया, आपके ऊपर कृपा की। अब इसका क्या है? और चुनी हुई सरकारें इस बीच में 3 बन चुकी हैं। किसी के पास
ये नहीं आया कि भाई साहित्यकार भी, उसका भी पेट लगा हुआ है, वो भी मेहनत करता है, वो भी यश अपना नाम बेचता है। आप क्यों नहीं देना चाहते हैं? जिसके लिखे से आपका कागज काला हो रहा है, उसको क्यों नहीं देना चाहते हैं? तो क्या किया जा सकता है? और इसलिए हम जैसे लोग चुप बैठ जाते हैं, अपने अपने स्तर पर जो बनता है वो करते हैं, क्योंकि हम लोगों को कीड़ा काटता है। अच्छा लगा हम लोगों की मुलाकात हुई। ये कह सकते हैं मुलाकात तो कम थी, अपने अपने भीतर के आक्रोश को हमने सामने रखा और ये कोशिश की अपने आप को बचाने की कि निराशावादी कोई संकेत हमारे पास से ना जाकर कुछ सकारात्मकता, नाराजी में भी सकारात्मकता जाती है। शायद कुछ लोग नाराज हों, अच्छा है। संतोष हो जाना तो नुकसानदेह है। अगर अपनी वर्तमान दशा से आप संतुष्ट हो गए तो आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर तो यही है कि अब छत्तीसगढ़ी या सबले बढ़िया, जो सबसे बढ़िया हो गया तो उसके पास आगे बचा क्या है? आदमी तो सबसे बढ़िया वहां तक पहुंचना चाहता है। जो पैदा होने के पहले ही बढ़िया हो चुका है तो उसके लिए क्या बाकी रखा है? तो हम कोशिश करें कि कुछ असंतोष, रचनात्मक असंतोष हमारे भीतर पैदा हो, तो शायद कुछ रचनात्मक दिशाएं पैदा होंगी। अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद हम मिले। मुझको भी बहुत अच्छा बहुत लगा। लंबी बातचीत हो गई, अब पता नहीं इन बातचीत का क्या होगा, लेकिन मिले, बातचीत हुई, अच्छा लगा। और केवल कृष्ण को हम इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे कि जैसी भी जो भी बातचीत थी हमारी, उसको एक जगह मिली, एक मंच मिला। नमस्कार दोस्तों, आज साहित्य और कला क्षेत्र के दो दिग्गजों की इस मुलाकात में यदा कदा चैनल को भी उन्होंने शामिल किया, इसके लिए हम उनके प्रति बहुत आभारी हैं। आप दोनों दिग्गज इन दिनों अस्वस्थ भी हैं। ये बड़ी दुर्लभ मुलाकात है। अस्वस्थता के बीच दोनों दिग्गजों की यह मुलाकात हुई है और सुयोग से मुलाकात में हम भी उपस्थित हैं, तो हम दोनों के प्रति पुनः आभार व्यक्त करते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, दोनों को सादर प्रणाम। आने वाले दिनों में इस तरह की महत्वपूर्ण चर्चाएं हम और भी लेकर के आएंगे। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें जरा कर। संभाल के रख सेवक।